गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ हुई है। और ये जो व्लॉग है ना फ्रेंड्स, ये जीवित पुत्र का व्रत जो था उसके दूसरे दिन का है। तो आपको तो पता ही है कि इस व्रत में 7 तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं। तो सुबह सुबह उठकर मैं लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने में। और आपको पता है आज हमारे स्कूल की छुट्टी भी नहीं है, तो इसीलिए हम ना बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। मम्मी तो मेरे से भी पहले उठी थी और उन्होंने सारी सब्जियां कट कर दी हैं और मैं थोड़ा बाद में उठी हूँ और अभी मैं सारी सब्जियां बना दूँगी। और मेरे हस्बैंड को ना फ्रेंड्स 1 से 1.5 घंटे के बाद मतलब निकलना है, क्योंकि उनकी भी छुट्टी नहीं है। हम सबके एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी लगी थी, हम सबको एग्ज़ाम लेने जाना था। और आपको पता है फ्रेंड्स, अभी ना कॉपी करेक्शन का ड्यूटी लग गया है मेरा। तो अभी हम दूसरे स्कूल जाते हैं और फिर वहाँ पे कॉपी करेक्ट करते हैं बच्चों का। एक दिन में 60 कॉपीज़ करेक्ट करना है हमें। हम थोड़ा ज़्यादा भी कर लेते हैं अगर टाइम बचता है तो। और आपको पता है फ्रेंड्स, मैं पूरे सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं केवल 10 दिन स्कूल गई हूँ। थोड़ी दिन तो छुट्टियों में निकल गए और फिर बाकी 2 वीक से तो हमारा इधर उधर ड्यूटी ही चल रहा है। तो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को तो मैंने कितने दिनों से नहीं देखा है। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे यहाँ जो जितिया का व्रत होता है उसके सुबह जो पारण का दिन होता है उस दिन हम ये मटर का कुछ ऐसे लिक्विड टाइप का बनाते हैं। दाल, मटर की दाल ही समझ लीजिए। पहले हम उसे बॉईल कर देते हैं और बॉईल करने के बाद उसमें उसको पीस देते हैं मिक्सी में, और उसके बाद उसको छान लेते हैं। और अगर आपका महीन पीसा गया तो आपको छानने का भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर हम उसमें तड़का लगा देते हैं। तो यही होता है, ऐसे ही बनता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। आप में से बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे से लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में पूछती हैं कि दी डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन। तो मैं आपको यही कहूँगी फ्रेंड्स कि ऑफ कोर्स आई बिलीव इन लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन। आप में से बहुत लोग पूछती हैं कि दी आप कौन सा मेथड यूज़ करती हो या कुछ भी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मुझे ना केवल एक ही मेथड आता है जिसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। वो है 5-5-5 मेथड। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे कि 5-5 मेथड क्या है, वो बताइए। तो इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जो भी आपकी विश है उसको सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। और उठने के बाद सबसे पहले आपको अपनी विश को एक पेपर में 55 टाइम्स लिखना होगा इन प्रेजेंट टेंस। लाइक अगर आपको चाहिए कि मेरी जॉब लग गई है, तो आपको ऐसे लिखना है कि मेरी जॉब लग गई है, और उसको आप 55 टाइम्स पेपर में लिखें। हाँ, आप इस टेक्निक को फ्रेंड्स आप तभी कीजिएगा जब आप 100% ये बिलीव करते हैं कि आप अगर ये लिख रहे हैं तो ये आपका विश जो है वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बिल्कुल मत लिखिएगा, अदरवाइज़ ये मतलब उल्टा काम करता है। तो ये टेक्निक मैंने 2-3 बार अपनी लाइफ में मतलब यूज़ किया है। तो उस टाइम पे तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। और इस टेक्निक के बारे में फ्रेंड्स मुझे बहुत देर से पता चला था। और एक्चुअली देखिए, ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं और जॉब का मांगेंगे तो वो आपका हो जाएगा। मतलब अगर आपने अपना 100% दिया है और बार बार आपका 1-2 नंबर से ऐसे छूट जा रहा है, तब ये टेक्निक आपको बहुत काम आएगा फ्रेंड्स, और आपकी ना जॉब भी लग जाएगी। लेकिन हाँ, इसके साथ आपको मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ हो जाता है, नहीं। आपको जो चाहिए लाइफ में उसके लिए अपना 100% देना है। हाँ, ऐसा होता है ना कि हम चाह रहे हैं बहुत बार लेकिन वो हम अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प करता है। और ये जो 5-5-5 टेक्निक है, मतलब इसको 55 बार आपको 5 दिन सुबह के 5 बजे लिखिएगा तो सबसे अच्छा है। और हर दिन आपका टाइमिंग चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपने आज सुबह 4 बजे लिखा है तो कल भी सुबह 4 बजे ही होना चाहिए। मतलब हर दिन सुबह 4 बजे ही होना चाहिए। और लिखने से पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए और उसके बाद लिखिए। आपको पता है फ्रेंड्स, मतलब अभी जब मैं मड़वा का रोटी बना रही थी तो मुझे ना ऐसे याद आ रहा था कि मेरी मम्मी भी बनाती थी और हमारे लिए जिताया करती थी। लेकिन हाँ, शादी के बाद तो थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को मिस करती थी। लाइक फर्स्ट ईयर जब मेरा शादी का था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर त्यौहार में भाग जाऊँ रांची, ऐसा फ़ील होता था। सेकेंड ईयर में मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मतलब मैंने अपने मन को समझाया कि ठीक है, यहीं रहना है अब। और अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे यहाँ की आदत हो रही है। और ऐसे करके ना फिर धीरे धीरे लड़कियाँ फ्रेंड्स अपने मायके को धीरे धीरे भूल जाती हैं, और मुझे ये चीज़ ना बहुत ख़राब लगता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा ये व्रत, जिनके बच्चे हैं। आप में से कितने लोगों ने किया है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ ना फ्रेंड्स कि मैं अगर अपना पिछला 2 साल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक रोबोट थी। मतलब अभी मैं अपने पुराने वीडियोस देखती हूँ तो लगता है कि मैं कैसे कर लेती थी इतना। मुझे याद है जितिया व्रत का भी, जब मम्मी का था तो सुबह उठकर मैंने बहुत सारा काम किया और उसके बाद मैं पढ़ने लग गई। तो मुझे ऐसा मतलब अब मैं देखती हूँ तो लगता है कि यार मैं कैसे कर लेती थी इतना। खैर, उसी मेहनत का रिजल्ट है फ्रेंड्स कि आज मैं जॉब में हूँ और खुश भी हूँ।
फ्रेंड्स, मैंने ना अपनी लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया चेंज लाया है और आप सब ना इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे जानकर। आपको पता है, मैं कल ही मतलब प्रजातंत्र चौक है नवादा में, वहाँ पे ना मैंने एक बुक स्टोर में देखा कि सामने में रामायण रखी हुई थी, मतलब रामचरितमानस। तो मैं ना बहुत दिनों से खोज रही थी कि मुझे रामचरितमानस मिले और उसका मैं ऐसे कुछ कुछ पढ़ूँ उसको। तो अभी मैंने डिसाइड किया है ना फ्रेंड्स कि मैं हर दिन 5 चौपाई पढ़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं मेरे पास, मुझे स्कूल भी जाना होता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 5 चौपाई हर दिन पढ़ूंगी रामायण का। और यहाँ पर देखिए मेरे जो हस्बैंड हैं, ये उधर ना चावल चढ़ा हुआ है, और हम ना फ्रेंड्स चावल जो है वो ऐसे जो बॉईल करके बनाते हैं वो उसमें बनाते हैं, मतलब प्रेशर कुकर में नहीं बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड अभी माड़ पसा रहे हैं, हम तो बिहारी में ऐसे ही बोलते हैं, जो चावल का पानी निकालना होता है उसको आप कैसे बोलते हैं बताइए। और मैं एक चीज़ फील करती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड होते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं किचन में बहुत खुशी खुशी काम करती हूँ और इनसे थोड़ी बातें भी करती रहती हूँ, ये मेरा वीडियो लेते रहते हैं, तो टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन अब ये जब चले गए ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मतलब मैं इनको मिस करती हूँ। ऐसे किचन में नहीं, मुझे इरिटेट करते थे बहुत ज़्यादा, और वो इरिटेशन मैं मिस करती हूँ, सोचिए। यहीं से फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैं और मेरे हस्बैंड शादी से पहले मिले थे तो मेरे मन में ना 1% भी डाउट नहीं था कि मेरा इनसे शादी नहीं होगा। मैं 110% श्योर थी कि शादी तो इन्हीं से होगी। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में काम किया है। तो फाइनली किचन का काम जो है लगभग कंप्लीट हो गया था फ्रेंड्स। लास्ट में ना एक साग बनाना बच गया था, तो उसको मैंने छोड़ ही दिया। मैं सोचा कि अब नहीं बना पाऊँगी, और अभी यहाँ पर पी रही हूँ एक गिलास पानी। और अभी मम्मी नीचे से ऊपर आएंगी और उसके बाद इनकी पूजा करेंगे, मतलब जो भी है इनको जितिया पहनाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, अब मतलब मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ फ्रेंड्स कि मतलब सब लोग कहेंगे आपको ससुराल में कि ये तो मेरी बेटी जैसी है, बेटी जैसी। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि ये सब जो त्यौहार होते हैं जिसमें बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, उसमें आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब अपने इन लॉज के खिलाफ बोल रही हूँ, नहीं, पहले से जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, कोई भी इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करता ही नहीं है। अब सोचिए आप ही कि मेहनत किसने की किचन में, इतने देर तक 5 तरह के पकवान किसने बनाए, मैंने। लेकिन बताइए, और प्रसाद किसको मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है मेरे हस्बैंड को और देवर को। मतलब ऐसा होता है क्या? मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ये डिफरेंसेस ख़त्म कर दिए जाएँ तो हर लड़की को ससुराल में मतलब बेटी जैसा फील होगा। सिर्फ बोलने से नहीं होता हमेशा कि हम आपको बेटी की तरह रखते हैं, बेटी की तरह रखते हैं। आपको पता है सारे ससुराल वाले बोलेंगे कि बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप अपने ससुराल में कितना निकलती हैं। मैं ना कभी कभी इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाती हूँ, और मैं हमेशा ना घर में इस चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट भी कभी कभी कर देती हूँ, ये कह के कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा अपना घर है तो इस गाँव का हर गली मुझे पता होना चाहिए कि इस गली में क्या है, कौन सी दुकान कहाँ पर है। लेकिन बिहार में क्या होता है कि बहुओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता। तो जब आप घर से निकल ही नहीं रहे हैं, आपको अपने गांव का एक एक गली नहीं पता है, मोहल्ला नहीं पता है, कहाँ पर कौन रहता है, तो फिर ये अपना घर कैसे हुआ। वही आप अपने मैके का सोचिए। मैके में तो आपको हर एक चीज़ पता होगा कि सुई कहाँ मिलती है, कौन सा सामान कहाँ मिलता है। अपने मायके में हम फ्री होकर घूमते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती है कि कोई मुझे देख भी लेगा तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर सकते ऐसा। आप में से जितनी भी बहुएं होंगी, आप बताइएगा कि आपके ससुराल का आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो यहीं से मुझे ये फील होता है कि ठीक है, ये मेरा ससुराल ही है। मैं इसको ये नहीं कह सकती कि ये मेरा मैके जैसा मेरा अपना घर हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। वैसा होने में मतलब अगर मैं 25 साल अपने मैके में रही हूँ तो 25 साल यहाँ भी रहूँगी, तब मुझे वो अपनापन फील होगा। उससे पहले तो नहीं होने वाला मेरा, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ। अब इसी सोच की वजह से ना मुझे एक लड़की ने कमेंट कर दिया था, मदर्स डे पे मैंने केवल अपनी मम्मी की फ़ोटो लगाई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने अपनी सास की फ़ोटो एक भी नहीं लगाई। तो मुझे लग रहा था कि भाई मैं ज़बरदस्ती का दिखावा क्यों करूं। ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी सास को मानती, मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो भी मुझे बहुत मानती है। हमें आज तक, मैं आपको बता रही हूँ, 3 सालों में भगवान की कृपा से एक बार भी बहस नहीं हुआ, एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। तो आप बताइए, लेकिन मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मेरी मम्मी कौन है और मेरी सासू माँ कौन है। मैं अपनी मम्मी के साथ जब सोती हूँ तो उनके ऊपर पैर चढ़ा के सोती हूँ, वो मेरा पैर भी दबा देती है। मेरी सासू माँ ऐसा कर पाएंगी क्या? नहीं कर पाएंगे। तो बहुत डिफरेंस है मम्मी और सास में। जिस दिन आप अपनी सास को ये सोचने लगते हैं ना कि ये मेरी माँ है, उम्मीद ज़्यादा रखते हैं, लड़ाई ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं हर रिश्ते की बाउंड्री बना कर रखती हूँ, और शायद इसलिए मेरा हर रिश्ता बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत खास, और मैं सबको संभाल कर रखती हूँ। तो फाइनली मेरे हस्बैंड अब जाने के लिए रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स, और अभी ये समझिए तो 3 घंटा बाइक चलाकर जाएंगे स्कूल अपने सीधे। खैर मुझे एक बात की तसल्ली है कि इनको मैंने अच्छे से खिला दिया है। और यहाँ पर दादी भी आ गई हैं मेरे हस्बैंड को
मतलब बाय बाय बोलने के लिए। और आपको पता है अभी दादी यहाँ पर है, राजू को कह रही थी कि भैया का आशीर्वाद लो और भैया को बोलो कि आपके जैसे हम हो जाएं, मतलब इनके जैसे इनकी भी नौकरी लग जाए। तो मुझे इतना हंसी आ रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इसलिए यहाँ पर ये स्माइल भी कर रहे थे। और दादी है ना, वो जब मैं पहले पूजा वगैरह करती थी, दीपावली वगैरह, तो दादी मुझे कहती थी कि आंचल फैला के भगवान से कहिए कि रोज़गार देने के लिए। तो देखिए मुझे इतना मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे करना, लेकिन दादी कहती थी तो कर लेती थी। मतलब ठीक है, दादी बोल रही तो उनका मतलब मन रखने के लिए मैं कर लेती थी ऐसे। लेकिन वही है कि भगवान जी ने तो मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को जॉब दे दी, और इसके लिए भगवान को मैं बहुत थैंक यू करती हूँ फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ ये भी कि मुझे जो मेरा सेकेंड फैमिली मिला है वो भी बहुत कोऑपरेटिंग एंड बहुत सपोर्टिंग और बहुत अच्छे लोग। तो फाइनली मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो निकल गए हैं जाने के लिए, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे किचन करना है क्लीन, क्योंकि आज जो काम वाली आंटी है उनकी है छुट्टी। उनको मैंने कल भी दिया था, जितिया के दिन भी छुट्टी दिया था, क्योंकि फास्टिंग में उतना काम करना पॉसिबल नहीं है, और आज भी दिया है छुट्टी ताकि वो थोड़ा अपना रिलैक्स कर सके। तो बाकी जो काम है वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो अभी ना मैं क्लीन कर लूँगी सारा किचन, और उसके बाद बहुत सारे बर्तन हैं वो सारे साफ़ कर लूँगी। और मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, मैं लगभग बहुत दिनों के बाद इतना काम कर रही हूँ। जॉब के बाद से मैंने काम करना थोड़ा छोड़ दिया था, और एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप तो बहुत रईस लगती हो, बहुत अच्छा घर है, हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती हो, और फुल टाइम मेड है आपके घर में। तो मैं उनको बता दूं कि मेरी बहन ऐसी बात नहीं है। जब मैं तैयारी करती थी तो मैं खुद से सारा काम करती थी, और ये जो घर है ये मेरे हस्बैंड का घर है, ये मेरा घर नहीं है। और मेरा घर इतना अच्छा नहीं है, आप सबने देखा होगा, लेकिन हाँ मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। और जो फुल टाइम मेड की आप बात करें, पहली बात तो मेरे घर में फुल टाइम मेड है नहीं, सुबह और शाम में आंटी आती है। और दूसरी बात ये कि वो जॉब के बाद मैंने रखी है, क्योंकि जॉब के बाद काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक चीज़ और फ्रेंड्स, मुझे अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं कि दी आप सजेस्ट करो, वीडियो बनाओ 6 to 8 SST के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकती। SST, हिंदी, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और कभी मतलब मैंने इनको पढ़ा है। ग्रेजुएशन में मेरा हिंदी और इंग्लिश 50-50 मार्क्स का था, पर ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज है हिंदी एंड इंग्लिश की। मुझे मैथ्स एंड साइंस की है, मुझे 9th-10th मैथ्स का है, लेकिन बाकी नहीं है ना, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो आप किसी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले स्ट्रैटेजी वीडियो डालते हैं, तो आप उनका देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, और ये जो आंवला है ना, इसको मैंने प्रिक करके बॉईल किया था, और फिर उसको सुखाया है दिन भर सूखने के लिए छोड़ दिया था। और अभी जब वापस आई हूँ तो उसका मुझे मुरब्बा बनाना है। तो आज ये काम मुझे ख़त्म कर ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ फ्रेंड्स कि TRE 3 के एग्ज़ाम को ग्रहण लग गया है क्या। मतलब TRE 1 इतना जल्दी हुआ था, 2 महीने में सब कुछ, मतलब एग्ज़ाम, रिज़ल्ट, जॉइनिंग, पोस्टिंग, एवरीथिंग। TRE 2 भी इतना जल्दी हुआ, 2 महीने में सब क्लियर कर दिया था। लेकिन TRE 3 को क्या हो गया, पहले तो ये कह रहे थे कि मार्च में एग्ज़ाम होगा, फिर मार्च से करते करते फ्रेंड्स ये कितना टाइम लगा रहे हैं। मतलब एग्ज़ाम हुए हमारा 3 महीना हो गया, अभी तक इनका आंसर की नहीं आया है। अभी कह रहे थे कि 9th-10th का आंसर की कल रात तक आ जाएगा फाइनली। अब पता नहीं देंगे भी या नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और मैं ये समझ सकती हूँ फ्रेंड्स कि जब रिज़ल्ट में देरी होती है तो कैसा फ़ील होता है, क्योंकि KVS के टाइम पे मैंने ये फ़ील किया था। एग्ज़ाम हुआ था फ़ेब में, और रिज़ल्ट डिले हो के पता नहीं लगता दुर्गा पूजा के आसपास में रिज़ल्ट दिया था। उसमें से BEd वालों को बाहर करके। अब देखिएगा, बहुत लोग कहेंगे ना BEd वाले प्राइमरी में जॉब लेने के लिए क्यों मरे रहते हैं। अरे भाई, BEd वाले प्राइमरी में जॉब लेने के लिए नहीं मरे हुए थे, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। बात ये है ना कि BEd वालों को सरकार ने शामिल किया था 2018 में गज़ट ला के। तो अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो शामिल होंगे ना, ऐसा तो नहीं है। इतना तो कोई इंसान अच्छा नहीं होता कि सरकार अलाउ करे किसी वैकेंसी में और वो ये कह के छोड़ दे कि मेरा तो BEd है तो मैं तो इसमें फॉर्म नहीं भरूंगी। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ये BEd वर्सेस DLED कभी नहीं था, ये हमेशा BEd वर्सेस गवर्नमेंट था। और यहाँ पर फ्रेंड्स राजू शाम में मतलब समोसे और रसमलाई लेकर आए थे, तो अभी हम सब खा रहे थे और खाते खाते टीवी देखेंगे। और जब मैं मतलब मेरा क्या है ना फ्रेंड्स, मैं टीवी जल्दी देखती नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मूवी मैं देख रही हूँ तो फिर मैं उसको पूरा कंप्लीट करके उठूँगी, मैं बीच में नहीं उठ सकती हूँ मेरी ये प्रॉब्लम है। और फिर मतलब कुछ अच्छा मूवी तो चल नहीं रहा था तो लास्ट में ये महाभारत दे रहा था तो हम ये देख रहे थे। तो अभी मैं बनाऊंगी आंवले का मुरब्बा। और ये वाला आंवला जो है ना फ्रेंड्स, मुझे मिला था, मतलब हम स्कूल की तरफ से गुरुजी के आश्रम गए थे तो वहाँ पर एक आंवले का पेड़ था, तो पेड़ से बिल्कुल ताज़ा ताज़ा तोड़ के मुझे मिला है। तो इसको मैंने क्या किया था, बॉईल कर दिया था। और बॉईल मैंने कैसे किया था मैं आपको बताती हूँ।
ये जो चम्मच होता है ना, इससे मैंने इसके अंदर बहुत जगह ऐसे प्रिक कर दिया था सारे आंवले में। ऐसे करने से तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आंवला नहीं है तो मैंने थोड़ा मेहनत करी। और प्रिक करने के बाद ना फिर इसको मैंने बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद इसको मैं ना पंखे में रख कर गई थी सुखाने के लिए, क्योंकि आज बारिश हो रही थी और धूप में तो मैं सुखा नहीं पाती, तो पंखे में मैंने इसको 4 से 5 घंटे सुखाया है। और अब जब मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ तब अब मैं इसका मुरब्बा बनाऊंगी, और मैं कैसे बनाऊंगी और ये एंड में कैसा दिखेगा आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो तुरंत जाकर फॉलो कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।